नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं सिंगापुर से श्री हिमांशु सचदेवा जी। हिमांशु सचदेवा जी एक प्रतिभाशाली कवि एवं कुशल संचालक हैं। उनकी रचनाओं में संवेदना, सामाजिक सरोकार और मानवीय मूल्यों की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। मंच संचालन में उनकी वाणी, आत्मविश्वास और शालीन प्रस्तुति श्रोताओं को सहज ही आकर्षित करती है। तो चलिए आइए मिलते हैं श्री हिमांशु सचदेवा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हम आपके साहित्यिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे। यह यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? आह, ये मेरे ख्याल से इसके लिए मुझे 2001 में जाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि क्योंकि साहित्य से जुड़ने से पहले मैं म्यूजिक से जुड़ा था। हम्म। कॉलेज टाइम में अपने को पता चला कि दोस्तों के कहने पे हमें स्टेज पे चढ़ा दिया गया अच्छा। कि आप गाना गा सकते हैं। अब वो शायद मस्ती मजाक में चढ़े थे हम्म। दोस्तों के कहने पे, लेकिन वहां से पता चला कि हम गाना गा सकते हैं। गा पहली सकते। बात तो ये पता चली। हम्म। और 2001 से 2005 निकल गया कॉलेज की पढ़ाइयों में, और कॉलेज के छोटे फेस्टिवल्स में इधर जाना उधर जाना, इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट। तो वहां से पता चला कि हम गाना गा सकते हैं। तो उसके बाद हमने गाने की जर्नी कंटिन्यू रखी कि हम नौकरी में भी आ गए, उसके बाद भी गाने की जर्नी कंटिन्यू रही। और फिर वो गाने का फितूर कुछ ऐसा चढ़ गया कि अब अपना बैंड बनाना है। क्या तो जब बात। आप अपना बैंड बनाते हो तो फिर आप अपने जैसे लोग खोजते हो कि वो मिल जाए। तो फिर कुछ लोग मिले जो इंटरेस्टेड थे एक बैंड बनाने के लिए, तो हम उनसे मिले, उनसे मुलाकात हुई। और चूंकि सारे ही नए लोग थे, नाइव लोग थे, तो ना किसी को लिखना आता था, ना कोई म्यूजिक में सीखा हुआ था, ट्रेन था। बस सबका एक पैशन था, एक हम्म। एक अंदर जज्बा था कि हाँ कुछ करना है। करना है। तो वहां से लिखने की शुरुआत हुई, क्योंकि हमें ये पता था कि हमें किसी और का गाया हुआ नहीं गाना, हमें अपना कुछ original। बनाना है। वी हैव टू मेक समथिंग अपना, जो अपने अंदर का हुनर खोजना है, खुद की प्रतिभा को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। जी जी। तो वहां से बैंड के लिए लिखना शुरू हुआ था हम्म। कि अपने गाने बनाने हैं तो अपना कुछ लिखना है जिससे आप रिलेट कर पाओ, जिससे पब्लिक रिलेट कर पाए। हम्म। तो लिखने की शुरुआत और लिरिक्स से हुई थी। तो साहित्य में मेरा घुसना जो था वो बाय चांस म्यूजिक से रिलेटेड है। और और म्यूजिक की लिरिकलिटी को इन्वॉल्व करके वहां से हमने लिखना शुरू किया था। सर, इस और संबंधित मैं थोड़ा सा ये इस जानना चाहूंगी कि किस तरह के गाने आप लिखना पसंद करते थे? आ, लिखना पसंद करते थे वो गाने जो जो आमतौर की जिंदगी पे रिलेटेबल हो, जैसा हम उस वक्त लड़कपन में फील कर रहे थे। हम्म। नौकरी से निकल के नौकरी नहीं करनी थी, म्यूजिक करना था, तो उस पशोपेक से बाहर निकल के कि कैसे निकले, ये हम्म। नहीं करना यही करना है। तो हम्म। वो जो कैफियत थी उस टाइम पे, उसको उससे रिलेटेड गाने थे। जैसा हम दोस्ती यारी में फील करते थे वैसे गाने थे। जो उस वक्त करंट अफेयर चल रहे थे, जैसे 26/11 हुआ था, ताज अटैक हुए थे, हम्म। तो हम्म। उन पे एक गाना बनाया रिहा करके, हम्म। कि मुझे रिहा करो इस अल्लाह से, इस राम से। तो तो सोच शायद बड़ी थी कि करंट इश्यूज पे लिखेंगे, अवेयरनेस पे लिखेंगे, हम्म। ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिज्म को ऊपर उठाने के लिए लिखेंगे कि इंसानियत ऊपर आए पहले, हम्म। मजहब और ये सब बात की बातें हैं। तो उस टाइम से ऐसी कुछ क्लैरिटी थी। क्या बात है। तो तो ये उस वहां से समय आप लिखने की कहाँ शुरुआत थे? मतलब भारत में थे या यहाँ सिंगापुर में? हुई। जी जी, मैं एक्चुअली मेरठ से पढ़ाई हुई है सारी। हम्म। और मेरठ से पढ़ाई करने के बाद नोएडा मेरा काफी साल गुजरे हैं कॉरपोरेट जॉब्स के अंदर। तो हम्म। उस कॉरपोरेट जॉब के दौरान ही ये सब चल रहा था। तो मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो नोएडा में गुजरा है, अच्छा। 2005 से लेके 2018-19 तक, जिसके पहले तक मैं हम्म। नोएडा में ही था। 18-19 में मैं सिंगापुर आया हूँ। अच्छा। तो और 2014 से लेके 2017-18 तक बैंड में काफी मसरूफ रहे हम। हम्म। इस हद तक कि 5-6 ओरिजिनल्स हमारे नाम पे हैं। हम दिल्ली एनसीआर में परफॉर्म करते थे उस टाइम पे। तो वो गाने लिखे भी हम मेरे ही हुए हैं ऑब्वियसली।
काफी हद तक मेरे पर बैंड के इनपुट भी रहते थे उसके अंदर, और फिर मैं फिर एक दो परफॉर्म भी एग्जाम्पल किया आपसे गाने को। सुनना चाहूंगी जो आपके बहुत ही फेवरेट हों, जो आपने गीत सॉरी। लिखे हैं, कुछ जी गीत जी जो जी। आपने लिखे हैं, तो मैं एक दो सुनना चाहूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ जिसके बारे में अभी आपसे जिक्र कर रहा था, रिहा करके। हम्म। कुछ कुछ इस तरीके से है कि अपने घर में कैद हूँ मैं बैठा सहमा सा, डर के इस व्यापार ने जीवन ही लूट लिया, इंसानों से इंसान खेले खेल मौत का, चल गया घर तेरा मेरा उनका क्या गया, मुझे रिहा करो अल्लाह से इस राम से, मुझे रिहा आतंक के हैवानों से। कुछ इस तर्ज पे गाना था कि हमें रिहा कर दो, हमें ना बहुत इस अल्लाह राम में फंसना है, ना हमें इस आतंक के हैवानों में फंसना है, हमें रिहा बिल्कुल कर दो, हमें सही, इंसान होने दो। मानवता वाला सॉन्ग है कि मानवता सबसे जी ज्यादा जरूरी है। मजहब है लेकिन वो सिखा नहीं रहा है ये कि गलत करें, लेकिन फिर भी लोग जी 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 इस जी ओर मुड़ जाते हैं और इस तरह के कांड करने शुरू करते हैं जिससे कि लोगों मानवता की हानि होती है। जी बहुत जी। बहुत खूबसूरत गाना सर। और फिर उसके बाद जब आप 2019 में यहाँ आ गए तो वो बैंड छोड़ना पड़ा आपको, तो उससे मतलब आपका वो किस तरह का रहा डिटैचमेंट, या फिर आपको बहुत परेशानी हुई? अह, मैं बैंड एक्चुअली 2017-18 में थोड़ा रिफ आना शुरू हो गया था बैंड मेंबर्स के अंदर। हम्म। मैं कोई इतना अच्छा गायक नहीं हूँ, मैं सीखा हुआ भी नहीं हूँ। तो कहीं बैंड में ये आ गया था कि यार ये सारी लाइमलाइट जो है ये बंदा ले जाता है, क्योंकि लीड में रहता है, आगे रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो इस हद तक आए कि बैंड को ऊपर करना था, तो मैं स्टेप डाउन कर गया था ओ। लीड सिंगिंग से, कि आपको लगता है आप गा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इब्तदा का, मेरे बैंड का नाम इब्तदा था, जिसका मतलब होता है शुरुआत। तो एक नई पहल, एक नई शुरुआत करने की कोशिश थी हमारी तरफ से। तो मुझे ये था कि जो जो इब्तदा जिस थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़ना चाहता है, अगर आप उसको ले आ सकते हो तो ले जाओ। तो मैं फिर स्टेप डाउन करके एज अ बैंड मैनेजर आ गया था, कि मैं मैनेज करूंगा, मैं शोज लेके आऊंगा, मैं पैसा लेके आऊंगा, मैं तुम लोगों को मैनेज करूंगा, लेकिन इस बैंड को लेके जाओ ऊपर। तो पर वो जो रिफ एक बार जब आया तो उससे काफी बैंड ब्रेक हुआ। फिर चार लोग थे, उनमें से एक लोग ने कहा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, उसने वो बैंगलोर जाके अपना म्यूजिक को परस्यू करने चला गया। दूसरा बंदा कहीं और चला गया, तो ऐसे करके वो बैंड डिसबैंड हुआ। तो वो एक जो थॉट प्रोसेस था इब्तदा का, वो कहीं चला गया। पर अब क्या पर आई थिंक हाल है? ये जो आपका बैंड था अब किस हालत में है? क्या पूरी तरह से ब्रेक हो अब वो चुका? बैंड नहीं है, अब वो बैंड नहीं है, लेकिन उसमें से जो तीन मेंबर्स हैं वो आज भी कनेक्टेड हैं। अगर उनको कभी लिरिक्स की जरूरत होती है तो मेरे पास आ जाते हैं कि ये कुछ नया मेलोडी बनाई है, इस पे अगर आप कुछ लिख सकते हो तो बताइए। हम कनेक्टेड हैं, या हमारे पास, मेरे पास अभी कुछ आया और मैं सोचता हूँ कि यार इसको गाने में बना लेना चाहिए, तो फिर मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो हम कनेक्टेड हैं आज भी बहुत अच्छे तरीके से। पता वो बैंड नहीं रहा, लेकिन वो सोच उनसे आज तक मिलती है। वो आज भी म्यूजिक की फील्ड में अपना काम परस्यू कर रहे हैं। उनके लिए रोजी रोटी है म्यूजिक आज भी। तो ये अच्छी बात है कि वो अभी भी कनेक्टेड है म्यूजिक से कहीं ना कहीं। तो ठीक है, इब्तदा नहीं रहा, लेकिन आई थिंक वो थॉट प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूड है, जी जी। जिसकी तो मुझे खुशी है। ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिलती थी? मतलब ऐसे इश्यूज देखने के बाद ये जो सोसाइटी में चल रहे थे, जैसे आपने एक गाना सुनाया, इसके अलावा भी और सारी चीजें जो लेखन का लेखन की जी प्रेरणा है, ये आपको कहाँ से जी। मिलती थी? आई थिंक मेरे जो पिताजी हैं, हम्म। मेरे अंदर बहुत कुछ उनसे आया है। अच्छा। और मेरा रिलेशनशिप उनसे ऐसा नहीं है जैसा आमतौर का लड़कों पे होता है। मैं कई, जाकिर खान का मैं भी एक शो देख के आया, पापा यार। उसमें उन्होंने काफी बोला कि पापा और बेटे का जो रिलेशनशिप होता है वो काफी अरसों बाद जाके कहीं मिल पाता है, और कई बार तो मिल ही नहीं पाता। बाप मर जाता है लेकिन बेटा वो अपनी बातें कह ही नहीं पाता बाप से। नहीं पड़ता। मैं उस शो से रिलेट नहीं कर पाता था। अपने लेवल पे बहुत और लोग जो मैंने देखे हैं अपने करीब, जिनके अपने पिताजी से रिलेशन ऐसा है, उनसे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ।
मैं उतना सेंसिटिव हूँ कि हाँ उनके रिलेशनशिप को मैं समझ पाऊँ, लेकिन अपने रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ मेरे पिताजी से, मेरा बहुत ओपन रिलेशनशिप रहा है। ऐसा कि अगर कभी मेरा मन करता है तो मैं आज भी उनको फोन करके बस इतना कहता हूँ, पापा आई लव यू, और वो लव यू टू कह देते हैं पीछे से। So sweet. तो मेरा मेरे पिताजी से रिलेशनशिप बड़ा ही ओपन रहा है हम्म कि हमें किसी भी अगर फिजिकल, सेक्सुअल, नॉन सेक्सुअल, सामाजिक किसी भी तर्ज पे बात करनी हो तो मेरे से ना वो हिचकिचाहट है आज तक उनको ले, ना उनके मन में वो हिचकिचाहट है कि मुझे इससे बात नहीं करनी इस बारे में। हम महीनों महीनों बात ना करें, लेकिन जिस वक्त हमने एक दूसरे को फोन कर लिया तो 2 घंटा 3 घंटा कहाँ जाता है वो समझ नहीं आता। क्या बात। और पिताजी से जो जो सीख मिली है वो इस तरीके के कि कॉम्प्लेक्स बात को सिंपल कैसे करना है। हम्म तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम्म आपने वो मूवी देखी होगी गोविंदा और संजय दत्त की, हसीना मान जाएगी। हम्म उसमें एक डायलॉग है हम्म कि ऊ साहब जी, वो जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। हम्म राइट, अच्छा ये उस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है बात कि चाचा और भतीजा दोनों एक ही हैं। हम्म राइट, अब जब मैंने पिताजी से भगवान की डेफिनेशन मांगी तो उन्होंने मुझे ये डायलॉग सुनाया कि वो साहब जी, वो जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं, तो तुम ही भगवान हो। ये उनका कहने का तरीका था। तो हम्म इतनी एक गहन बात को अगर सिंपल तरीके से रखने का कोई हुनर जानता है तो मेरे पिताजी हैं। तो मेरे नाम, मैंने उनका अपना नंबर भी, ना तो डैड है ना पापा है ना ना पिताजी है ना पिताश्री है ना कुछ इस तरीके से, मैंने उनका नाम फोन में गुरुजी के नाम से सेव है, क्योंकि क्या मेरे एक्चुअल गुरु वही हैं। और मैं साहित्य से उनके थ्रू जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि उनकी अपनी लाइब्रेरी 800 900 किताबों की है, पर्सनल लाइब्रेरी उनकी। घर। वो ऐसे इंसान हैं जो शायद अपने कपड़े भी खुद नहीं खरीदते, मम्मी उनके लिए शॉपिंग करती हैं, और जो करती हैं वो पहन लेते हैं। हम्म लेकिन एक चीज का उनको खरीदने का शौक है, वो है बुक्स। हम्म तो वो घंटों बिताते हैं, संडे को शॉप बंद रहती है, वो बिजनेस में है, दुकान चलाते हैं एक फार्मास्यूटिकल की। हम्म संडे को उनकी दुकान बंद रहती है, तो संडे को उनका आधा दिन, आधा से मतलब मैक्सिमम दिन 4 5 घंटे वो एक बुक स्टोर पे जाते हैं। और हम्म बुक स्टोर वाला उनको पता है ये बंदा आएगा, हम्म 5 10 बुक खरीद के जाएगा, उसके पहले लेकिन वो सबका प्रीफेस पढ़ेगा और वो सब करेगा। तो पूरी दुकान का एक्सेस है मेरे पिताजी को उस बंदे की। वो हम्म पूरी दुकान घूमेंगे, जो समझ में आएगा फिर वो लेके आएंगे। फिर जो वो पढ़ लेते हैं उनका ज्ञान मुझे अपने आप मिल जाता है। तो मुझे पढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ी है क्योंकि मेरा ज्ञान मेरे पिताजी से आता क्या बात। है। बहुत खूबसूरत सा ऐसा रिलेशन, मतलब बहुत ही कम, भारत में तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है पिता का, जी और खासकर वो 90s के बच्चों का। अब तो जी जी, मैं तो 80s का हूँ। जी जी, अच्छा आप 80s के हैं। तो अब तो पिता काफी मतलब ऐसे हो गए, मतलब हम अगर अपनी बात करें तो हम लोग डरे हैं अपने पिताजी से। जी जी मम्मी जी को हर चीज बता देते थे और लगता था मम्मी अब पापा को बता देंगी, तो जी डायरेक्टली जी कनेक्शन नहीं रहा है। तो और शायद यही मेरे भाई का भी रहा है ऐसे ही, लेकिन अब जी जो जी जी बुढ़ापे में जाकर जब पापा को लगा है कि अब भाई इसी बंदे के साथ रहना है मुझे, तो अब उसके साथ कनेक्शन काफी अच्छा हो जी गया है जी। जी जी जी। तो बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। सर आप कितने सिबलिंग्स हैं? हम 3 लोग, हम 3 हैं, 3 भाई बहन, 2 छोटी बहनें हैं मेरी। अच्छा, तो आप अकेले हैं, बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ जी। हाँ, ओके ओके। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, माता जी के साथ आपका संबंध, मतलब रिलेशन कैसा है? माता जी से माता जी से वही रिलेशनशिप है जो अमूमन लड़कों का पिता से होता है। अच्छा। तो माता जी से मैं उतना खुल के बात नहीं मैं कर लेता हूँ, मतलब आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सन कि मैं उनसे बात ना कर पाऊँ। लेकिन हाँ, उन पिताजी से जैसे बिना सोचे समझे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, माता जी के सामने मैं वो नहीं कर सकता। अब करना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि सच बोलना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो हम्म लेकिन शुरू में इतना नहीं था क्योंकि शुरू में माता जी से डर लगता था, क्योंकि पिटाई भी बहुत हुई है माता जी से। हम्म लेकिन उनके जैसा प्यार भी कोई नहीं कर सकता, हम्म ये बात भी लाजमी है हम्म कि जितना मारा है उस मार के चक्कर में ही शायद मैं यहाँ तक हूँ। हम्म। अगर वो पिटाइयाँ ना हुई होती शायद माँ की, हाँ, तो वो सीख और नसीहतें भी ना मिल रही होती हमें। तो करेक्ट। माँ की मार में अलग ही प्यार होता है, और वो प्यार मुझे खूब मिला है, खूब हम्म। मिला है। क्या बात। कहीं ऐसा है कि मॉस्कुलाइन एनर्जी, मतलब आपकी और आपके पिताजी की काफी ज्यादा मिलती जुलती है, इस वजह से कनेक्शन बहुत ज्यादा बेस्ट हो नहीं, चुका है? मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत है। अच्छा। मेरे पिताजी के अंदर और मेरे अंदर एक फेमिनिन एनर्जी बहुत है जो हम्म हमारे को कनेक्ट करती है अलग लेवल पे।
मेरा मानना ये है कि एवरीबडी कैरीज बोथ द एनर्जीज, जी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हर एक के अंदर होती है। हर कोई अपने अंदर शिव शक्ति लेके बैठा हुआ है। जी 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 किसी का शिव ऊपर हो जाता है और किसी की शक्ति ऊपर हो जाती है। जी। पर आई थिंक पिताजी और मैंने दोनों ने एक बैलेंस बनाया हुआ है कि हम क्योंकि मेरे और पिताजी के अलावा 3 औरतें हैं घर के अंदर, 2 छोटी बहनें, एक माँ। हम्म राइट, तो आई थिंक उनकी एनर्जी को समझना जरूरी था। मेरे अंदर वो फेमिनिन एनर्जी इसलिए थोड़ी ऊपर है क्योंकि जो छोटी सिस्टर थी जब वो पैदा हुई हैं तो हम्म मम्मी को निमोनिया हुआ और वो उनका ध्यान नहीं रख पाई बच्चे का, मतलब छोटी बहन का। तो छोटी बहन को लेके बैठना, उसको फीड तक कराना, बॉटल फीडिंग कराना, उसको सुलाना, उसका हम्म ख्याल रखना, हम्म जो भी कि एक छोटे बच्चों को लेके वो उस मैंने किया क्योंकि तो दुकान पे हुआ करते थे। तो मैं हम्म किताब लेके अपनी बहन को गोदी में लेके पढ़ा करता था, जो मेरी माँ मुझे बताती है, जो हम्म उनकी मेमोरी में है और जो मुझे उनकी मेमोरी के थ्रू याद है। तो हम्म। आई थिंक बच्चों से मेरा लगाव, एक फीमेल साइड से मेरा लगाव शायद यहाँ से आता है, और मेरी फेमिनिन एनर्जी को राइज भी शायद यहाँ से मिला हो। क्या बात। तो मेरे अंदर एक फेमिनिन एनर्जी बहुत है और मुझे बहुत ज्यादा फील भी होती है वो अपने अंदर। क्या बात है। ये बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई है कि जो जी शक्ति है, अगर मेल के अंदर शक्ति समाहित होती है, कहते हैं अगर इन चीजों पर बैलेंस कर ले तो एक तरह से वो बहुत ही एक अच्छा, फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा दोस्त बनता है और मेल के लिए भी बहुत अच्छा दोस्त जी बनता है। जी जी जी, मेरा भी मानना यही है। जी सर, आपके लेखन में कौन कौन से प्रमुख विषय अधिक दिखाई देते हैं और क्यों? मेरे शायद अध्यात्म ज्यादा होगा। अध्यात्म इसलिए क्योंकि अध्यात्म आपको अपने करीब ले आता है। हम्म तो मेरे लेखन में आपको वो सच्चाइयां दिखेंगी जो जो एक इंसान महसूस करता है या शायद कभी भूल नहीं पाता। आ, वो सच्चाइयां हैं जो समाज में चल रही हैं, जिसके लिए हम इनसेंसिटिव हैं या हम अपनी आंख परे कर लेते हैं। तो जागरूक आदमी के जो बातें जागरूक आदमी को दिखाई देती हैं, वो वो शायद मेरे लेखन में मिलेंगी। और मेरा एक अपना एक शेर है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जी दौड़ना ही सीखे थे तो दौड़ते रहे फकत, दौड़ना ही सीखे थे तो दौड़ते रहे फकत, गोल दुनिया थी तो खुद से मिलके सब फिर थम गया। तो जब आप अपने आप से मुलाकात कर लेते हैं तो आप थम जाते हैं, फिर आप ये भागना बंद कर देते हैं। तो जो जो समाज आपको ये भगाने के पीछे लग रहा है, जो एक रैट रेस में आपको बांधा हुआ है, आप समाज को भी समाज का सच समझ जाते हो तो उससे आप अलग हो जाते हो। तो जब आप समाज से अलग होकर देखते हो तो आपको समाज में इतनी त्रुटियां दिखती हैं कि आप उसमें तो वापस नहीं जाना चाहते, कि अपना समाज बनाना चाहते हो। राइट, आप वो लोग खोजते हो जो आपकी बात समझे। मिलना कम मुश्किल है, ऐसे लोगों को निकालना मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोग हैंडफुल हो जाएंगे आपके पास तो शायद आपकी बात, इसलिए मेरी ऑडियंस शायद कम हो, इसलिए मुझे समझने वाले शायद कम हो, और मुझे इस बात का इल्म है। लेकिन जिसको मेरी बात शायद समझ आती है वो फिर रिलेट कर पाता है, क्योंकि शायद वो भी समाज से हटना चाहता है। बिल्कुल। तो समाज से हटते नहीं हैं एक्चुअली, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इसमें ऐसा हो जाता है कि जब आप खुद से परिचय कर लेते हैं आप अकेले में ही पूर्ण हो जाते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, कहते हैं कि हम अपना जी ब्रह्मांड बनाने लगते हैं और हम जी ऐसे लोगों जी, को अट्रैक्ट भी करने लगते हैं जो हमारी ही तरह के हैं। बिल्कुल, मे बी। जी, हम उन लोगों से जुड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड इसमें हमारी मदद करने लगता है कि जी आपको जी जी, उन तक पहुंचाता है जो जो आप जैसे हैं, जिनके साथ आपको आनंद शायद। आता है बात करने में। तो इस तरह जी से जी, आपका समूह बनता चला जाता है और वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें आप आनंदित हाँ, रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये होता है और रही बात आनंद आनंद हम्म, आनंद के लिए तो एक ही आदमी जरूरी है, वो आप खुद हैं। आप हाँ, अगर खुद में पूर्ण हैं तो आप आनंदित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर खुद में पूर्ण है, वही है कि आप त्रुटियां देखना बंद कर देते हैं क्योंकि आपके इर्द गिर्द जी, वो छट ही जाते हैं लोग बिल्कुल जिनमें आपको बिल्कुल। त्रुटियां दिखाई देती हैं। जी, तो ये चीज तो ये मतलब ये जो अनुभव है आपको किस उम्र में हुआ? ये आई थिंक जो कोविड का समय था ना, हम्म कोविड के समय में मैं सिंगापुर में बिल्कुल अकेला था। जी। ना फैमिली थी ना कोई था। तो फैमिली वो जो कहाँ थी? फैमिली उस वक्त इंडिया थी, दे वर सपोज टू कम हियर, पर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। शायद इंडिया में लॉकडाउन हो गया, वो हम्म ट्रैवल नहीं हो रहा था। हम्म सब वीजा फॉर्मेलिटीज पूरी थी, पर लेकिन
यहाँ आना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो वो आई थिंक 9-10 महीने जो गुजरे हैं, मार्च अप्रैल में जब सिंगापुर में लॉकडाउन लगा था, हम्म 2020 की बात है, तो हम्म मार्च से लेके आई थिंक जनवरी 2022 तक, हम्म वो जो वक्त था 21 तक, वो वक्त मेरा अकेला गुजरा है मेरे सोफे पे। और किताब और क्या कहते हैं, कलम और कॉपी और फोन या फिर कोई नोट या कुछ इस तरीके से। तो हम्म, जितना अंदर शायद पिछले 30-35 सालों में अंदर घुसा था, वो सब बाहर निकलना शुरू हो गया। शुरू हुआ लेखन तो के। एक अजाब लेके अंदर बैठा था मैं शायद, और वो निकलना शुरू हो गया अंदर से बाहर। तो आई हम्म थिंक वहां से लिखना शुरू हुआ मेरा। हम्म मेजरली अगर मैं कहूँ कि मैंने शायरी और लिखना कब शुरू किया है, तो उससे पहले तो सिर्फ लिरिक राइटिंग चल रही थी कि बैंड के लिए लिख रहे हैं। कभी ऐसा नहीं कि शेरो शायरी में पढ़े हो या शेरो शायरी लिखी हो। पर कबीर से वाकिफ हुए तो दोहों दोहों में आना शुरू हुआ कि 2 लाइन में अगर बात कही जा सकती है तो इतना लंबा लंबा क्यों लिखे, और 2 लाइन में पूरी बात खत्म हो सकती है। तो जैसे अभी मैंने आपको एक 2 लाइन का शेर सुनाया, हम्म तो अपने आप से जब मुलाकात हुई तो फिर आई थिंक सब सब बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने शुरू हो गई उस 9-10 महीने के अंदर। बहुत लिखा है मैंने उस टाइम के अंदर कि कोविड के वो 9 महीने अपने आप से मुलाकात होने के बाद बहुत लिखा। तो उस टाइम पे बस मैं लिखता और भेजता था, लिखता और भेजता था कि कहाँ जो पे? बात, और मेरी मतलब कोशिश भी सोशल यही मीडिया है। में डालते थे या भेजता था, मतलब कहाँ भेजते थे आप? व्हाट्सएप पे क्यों, तो क्योंकि अपने को फॉलोवरशिप से उतना फर्क नहीं था। हम्म अपने को उस टाइम पे भी क्लैरिटी की थी जो, और आज भी यही यही जहन में बात है कि जो बात मुझे समझ में आ गई है वो मैं परोस दूं बस दुनिया को। और उस टाइम पे जब मैं सोशल मीडिया में पोस्ट भी करता था तो एक एक सीरीज बनाई थी, ख्याल आएगा तो परोसा जाएगा। तो इस सीरीज पे मैंने एक कई कई शेर लिखे, जो बातें मुझे समझ में आ गई थी वो लिखी। थोड़ी रिसर्च जो करता था वो उसके बारे में फिर अपनी बात कह के लिखता था। तो बस यही मोटिव था कि जो जो मुझे समझ में आ गया है वो फैल जाए किसी तरीके से। एनालाइज तो किया मेरी, है कि जो आपने उस समय लिखा है अब वो जी हकीकत में बदल रहा है? जी, और वो जो लिखा हुआ है वो अभी जब एक शोर करके एक प्लेटफॉर्म है, शारुल चन्ना जो सिंगापुर की कॉमिक है, उन्होंने हिंदी पोइट्री को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया वेन्यू बनाया, एक नया वो बनाया प्लेटफॉर्म जिसको शोर के नाम से वो प्रमोट कर रही हैं। हम्म तो उसमें मौका मिला वही सब पढ़ने का। और जब आपको लोगों की तालियां वहां सुनाई देती हैं या वहां सुनाई देती है, तो चाहे 40 लोग आते हैं उसमें से 20 आपको वहां कर रहे हैं, तो उन 20 का समझ में आता है कि इन तक ये बात पहुंची है। तो मैं हर बार जब भी वो शो में परफॉर्म करता हूँ तो वहां शुरुआत भी इसी से करता हूँ, इस बात से। और इनको मैं यही कहता हूँ, जिस जो मेरा मोटो है लिखने का, वो इन 2 लाइन में समा जाता है कि बिखेर दे हवाओं में जो ख्याल मुस्बत हैं तेरे। मुस्बत का मानी होते हैं पॉजिटिव। कि हम्म बिखेर दे हवाओं में जो ख्याल मुस्बत हैं तेरे, न जाने किसके जिस्म में वो रूह का काम कर जाए। कर जाए, बिल्कुल। तो सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि जो आपको समझ में आ गई है, और अगर मैं किसी चीज को समझ के आनंद में रहता हूँ, मैं वरी फ्री रह रहा हूँ, मैं इसी समाज में रह के एक खुश इंसान हूँ जिसको फर्क नहीं पड़ता बहुत सारी चीजों से, और वो अपनी दुनिया में आनंदित है, तो क्या ऐसे लोग और भी हो सकते हैं? अगर जो बात मुझे समझ में ही है, क्या मैं फैला दूं वो और उन तक पहुंच जाए और वो भी ऐसे ही खुश रहें? तो जी इतनी सी कोशिश है मेरी। जी। ये 2020 में बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है। मैंने जी जिन बहुत सारे लोगों से बात की और मुझे पता चला है, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि जी 2020 में जो किक लगी है उसके बाद जो काम शुरू हुआ है, एक अलग ही जी लेवल जी पे काम किया गया है। जी और उसमें जी कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ रहा है आगे बढ़ाने में, जी। जैसे कि वो कह रहा हो कि अब हाँ जागो जी। और अब आपको इस राह में चलना है। आप अभी जी तक जो भी कर रहे थे ठीक है, कर रहे थे, हो गया, जी जी अब उठो। ऐसी ऐसी एक आवाज आई है। जी तो वो बहुत लोगों ने महसूस की है उस समय। जी। और मेरा जो है कि सबसे ज्यादा जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, वो हाँ चीज जी। काफी ज्यादा हिट की थी। मतलब वो, ओके। उसकी फिल्में मैं कभी ज्यादा देखती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद ऐसे लगा कि जैसे कोई अपना चला गया हो और वो कुछ बहुत कुछ कह कर गया हो। तो जी उसमें सोचना, फिर बहुत सारी वीडियोस जैसे ओशो के वीडियोस मैंने देखने शुरू किए। अपने आप आते थे वो वीडियोस और मैं जी अपना काम करती रहती थी और सुनती रहती थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुरु ज्ञान दे रहा हो और वो मुझे जी लेना जरूरी है।
और मेरी आत्मा हम्म। उसमें खुश रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे वो सब होने के बाद, सुनने के बाद ऐसे लगा, जब मैंने पहली अपनी कविता लिखी कि अब ना हो विचलित ऐ मन, पढ़े हैं तूने पाठ कई, हुए हाँ। तुझे एहसास कई, न खुद को भूल न सुख को भूल, रह गया तेरा घर बार कहीं। तो उस वाह। लाइनों में मुझे ऐसे दिखाई दिया कि जैसे वो कह रहा हो कि अब हो गया, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, अब अपना काम शुरू करो तुम। और मत हम्म सोचो कि मतलब उस समय ऐसा भी हो रहा था कि बहुत सारे लोग रूठे थे मुझसे, मतलब मैं संभाल नहीं पा रही थी, शायद अपने जी। रिश्ते, चाहे वो मेरे मायके साइड में हो या ससुराल साइड में हो या जॉब पर्पस से हो, सब कुछ ढह सा रहा था। और मुझे हम्म लगता था ऐसे ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो वो, हम्म। लेकिन वो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो चीज ऐसी थी कि जैसे एक बीज जब जमीन के अंदर जाता है और वो फूटना, अंकुरित होना शुरू करता है, तो जी। वो मिट्टी को तोड़ता है अपनी ताकत से। हम्म और वो हम्म। तोड़ने के बाद फिर वो पौधा बन के वृक्ष बनता है। जी और जी जी अब जी। उस समय के बाद, अब अगर मैं एनालाइज करूं तो बहुत कुछ ठीक हो चुका है। अब जैसे लग रहा है कि मैं पेड़ बनने के उसमें आ गई हूँ कि शायद कुछ दिनों जी बाद फल निकलेंगे और लोग जुड़ते जा रहे हैं उन चीजों से, और लोगों से मैं मिलती जा रही हूँ, ऐसे लोगों से जो जी। सचमुच में मुझे आगे की राह दिखाएंगे। तो कुछ वाह। ऐसा ही मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि शायद कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा। जी 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 जी। तो अ, जब ऐसे मौके आए तो आई थिंक आपको दोनों हाथ खोल के उनको पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और किसी ने। आई थिंक वही मेरे साथ भी हुआ है कि जब शोर का मौका आया तो पकड़ लिया। जैसे आपसे मुलाकात हुई शोर के थ्रू। जी। तो आपसे मुलाकात हुई और वीएसएस के बारे में जाना। तो पिछली बार जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया उसमें आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। जी। तो आई थिंक यही है कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं और ऐसा हो तो आपको दोनों बाहें खोल के पकड़ लेना चाहिए कि पकड़। मौके मुझसे गले लग जाए। बिल्कुल 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 सही जी। बात है। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। तो मैं ये थोड़ा आपसे अब आगे हम जानना चाहेंगे कि आप आज के समय में हिंदी साहित्य की स्थिति को आप किस दृष्टि से देखते हैं। आई थिंक मैं क्योंकि अ, आप सिर्फ हिंदी साहित्य की बात करेंगी तो मैं कहूँगा साहित्य का काम सिर्फ इतना है, चाहे वो फिर हिंदी का हो या कोई भी हो, कम्युनिकेशन का काम है कि वो अपनी बात पहुंच जाए किसी तरीके से। अब वो हिंदी में पहुंचे, इंग्लिश में पहुंचे, किसी भी तरीके से पहुंचे, साहित्य का रोल हमेशा ही बहुत बड़ा रहा है। और और हम सब ना जोड़ तोड़ के बात वही कर रहे हैं जो जो कई सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो हम्म ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नया बना दिया, कुछ नया इजाद कर दिया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग अलग है, शायद रखने का तरीका और बात कहने का तरीका अलग है। हम्म। लेकिन साहित्य का रोल तो सदियों सदियों पुराना है। सदियों से है। तो इस पे चार लाइनें कुछ ऐसी लिखी थी। हम्म। अ, मुझे मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे थोड़ा याद कर लेने जी जी, दीजिए बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसा क्या ही लिख दूंगा मैं हम्म जो पहले लिखा पढ़ा ना गया। हम्म ये अब ये मेरा रियलाइजेशन है। हम्म। इसके बाद मैंने काफी दिनों तक लिखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि जब ये रियलाइजेशन हिट हुआ मैंने कहा मैं क्यों ही कर रहा हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, शायद शायद जरूरी है तेरा भी लिखना। हम्म। तो कि ऐसा क्या ही लिख दूंगा मैं जो पहले लिखा पढ़ा ना गया। अंदाजे बयां अलग हो तो हो, और कुछ भी ना होगा नया। उधारी के लफ्ज हैं सारे, अपना कभी होता भी कहाँ है। उधारी के लफ्ज हैं सारे, अपना कभी होता भी कहाँ है। बांसुरी और फूंक बदलेगी, सुर सनातन रहेगा सदा। सनातन रहेगा सदा, क्या बात है। तो सिर्फ तो बिल्कुल सिर्फ हमारी हकीकत से बांसुरी दिया। जो जो हमारे अंदर से आवाज आ रही है वो बदल गई, हमारी कहने का तरीका बदल गया, बस यही बदलेगा, बाकी सुर तो सनातन चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे तो संबंधित मैं, मुझे जो एनालाइज हुआ कि एक जी पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मांड में तो हर चीज पसरी हुई है, फैली हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ जी है। जी मीन्स है, जी हर चीज मौजूद है। आप सिर्फ माध्यम बनते हैं। जब आप जी कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ, तो आपकी जी। लेखनी के द्वारा वो चीजें आप निकालने लगते हैं, लेने लगते हैं उन। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल कि सही आपने बात। कहा कि आपका कुछ नहीं होता उसमें, सब कुछ पहले से और लिखा हुआ है, वही चीजें हैं जो हम फिर से दोहरा रहे हैं। जी जी बस जी। ये है कि आपकी कलम के द्वारा जो अक्षर हैं उनका रूप अलग हो सकता है वही, बस कह वही रहा है, मीनिंग बस। वही है। जी जी। जी। तो ऐसा क्या है जो कबीर साहब नहीं कह गए।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसा और क्या है जो अभी प्रेमचंद साहब नहीं कह गए? बिल्कुल बिल्कुल, सब और हर सब सब हर सब रिलीजन में सभी हाँ ने ये मतलब जाहिर किया है। अगर हम प्रेम के बारे में कहें तो जो लैला मजनू है, या जो हम इनकी बात करते जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं। और वो सब बता जी कर गए हैं ये सारी चीजें, कि जी भगवान जो जी है, लोग प्रेम में ढूंढ लेते हैं, लोग अपने काम में ढूंढ लेते हैं, अपनी लगन में ढूंढ लेते हैं। तो बस ढूंढने की बात है, रास्ते वही हैं, बिल्कुल चीजें वही बिल्कुल हैं। तो एनालाइज होना, लेकिन ये है कि हम सोल जो है कि हम उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और परमात्मा सब जानता है, और वो हमें, जी 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 और जब हम वो जानने लगते हैं हम प्रसन्न होने लगते हैं, हमें लगता है हमें कुछ मिल गया। और हाँ जी, और वही मिलना, वो कहता है कि यही मिलना जो तुम्हें मिलता जा रहा है, उसी में आनंदित होते रहो। जी जी कि वो कहता है कि कभी भी जब मतलब हम जाएंगे वहां पर, तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या काम काम किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। वो कहते हैं मैंने तुम्हें मौके दिए थे बहुत सारे प्रसन्न होने के, खुश होने के, हम्म तुमने गवा क्यों दिए, तुमने उसे जिया क्यों जी नहीं। जी जी तो जी जी वो जी चीज बिल्कुल है कि बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे आने के बाद अगर वो आपको मौका मिलता है, चाहे वो लेखन में हो, चाहे किसी से जी। मिलने में हो, चाहे किसी से बातचीत करने में हो, अगर वो मौका मिलता है खुशी वाला, उसे जिए। और वो बात बात यही बस है, इतनी है, बस। जी तो सभी रहे हैं पर जिंदा कितने हैं, ये बात जानने वाली ये बात की बात है कि जो दिल है। से, जी जो आत्मा से खुशी निकलती है, उसे जीना जी कहते हैं। और वो किसी भी रूप में हो सकती है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, फैमिली को खुश देखकर खुश हो रहे हैं, या आप अपने कार्य काम जी से खुश हो रहे हैं, या अपने प्रेम से खुश हो रहे हैं, या कोई कोई भी चीज हो सकती है। जी। जी जी जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने साहित्य की दुनिया को किस प्रकार बदला है? आई थिंक मेरे हिसाब से फैलाने का काम तो काफी किया है, हम्म। और जो जरूरी भी था, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में है, आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में है। हम्म। तो आई थिंक वो यूज किस तरीके से किया जाए और कंटेंट क्या परोसा जाए, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे ये खुशी है जान के कि जो पुराने शायर भी हैं, जैसे अजहर अजहर इकबाल साहब हैं, और वसीम बरेलवी साहब हैं, ये सब भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो जब हमारे पास ऐसे शायर, ऐसे कहानीकार, ऐसे ऐसे साहित्यकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो ये बात इंडिविजुअल पे आ जाती है कि वो चूज क्या कर रहा है, क्योंकि कंटेंट हर तरीके का अवेलेबल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर पे जो वाईफाई है, सबके वाईफाई का कुछ नाम होता है, कोई अपने सरनेम पे रखता है, कोई फर्स्ट नेम पे रखता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ। तो मैंने अपने वाईफाई का जो नाम है, कोई कनेक्ट करे तो उसका नाम मैंने लिखा हुआ है यूज इट वाइजली। कि कोई मेरे घर में आके अगर वाईफाई कनेक्ट करना चाहे तो मैं कहूँ यूज इट वाइजली, उसको लिखा हुआ है उसका नाम। हम्म। तो इट डिपेंड्स कि आप देखना क्या चाहते हो, क्योंकि कंटेंट हर तरीके का अवेलेबल है। हम्म। कंटेंट आपको अडल्ट साइड पे भी ले जाएगा। कंटेंट एक 13 साल के बच्चे को 18 साल का बच्चा 1 साल में बना सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हाँ, आज भी शायद वो फैलाव नहीं है साहित्य का सोशल मीडिया पे जो होना चाहिए, जिस स्केल पे मैं पर्सनली चाहूंगा कि लोग देखें उस चीज को। लेकिन अवेलेबिलिटी हर चीज की है। आ, आ, साहित्य को हम देखते किस नजर से हैं और हमारा इंटरेस्ट कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया क्या प्लेटफॉर्म, क्या रोल प्ले करे। आई थिंक अवेलेबिलिटी के हिसाब से साहित्य हर तरीके का अवेलेबल है। आपने ओशो की बात करी कि आपके पास रील जाती थी ऑटोमेटिकली, तो ओशो जैसा महासागर सोशल मीडिया पे है। तो जब ऐसे लोग वहां हैं तो ये फिर पर्सनल चॉइस हो जाती है कि, क्योंकि एल्गोरिथम तभी रन करेगा जब आप वो देखना शुरू करोगे। जब आपका इंटरेस्ट होगा और आप ऐसी रील्स या ऐसा कंटेंट खुद अपने अंदर डालना शुरू करोगे, तो आपको एल्गोरिथम वही दिखाएगा। तो एक एक वक्त था, जैसे आपने कहा, तो मेरे पास भी सारे जॉन एलिया साहब, वसीम बरेलवी साहब, इनकी फीड, ओशो, इनकी फीड आया करती थी। राइट, क्योंकि मैं देख ही वही कंटेंट रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। एक इंडिविजुअल चॉइस बहुत रोल प्ले करती है कि सोशल मीडिया आपको क्या दिखाए, वरना सोशल मीडिया तो अथाह सागर है जिसपे सब अवेलेबल है। बिल्कुल। आप क्या देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहूंगा, प्लीज एल्गोरिथम को ऐसा वायर करें कि आप
को वही कंटेंट परोसा जाए कि जो जो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी ने कहा भी था कि मीडिया जो है वो रोल सही प्ले कर रही है, कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं वो आपको अच्छा जी, बनाएगी, उससे बिल्कुल। रिलेटेड आपको वो बहुत चीजें दिखाएगी, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट आप देखना शुरू करते हैं वो जी, बार बार जी, आपको वही चीज दिखाती है, तो वो एक तरह की जी, पर्सनालिटी क्रिएट करती है। कि अगर आप जी, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको इतना ज्ञान दे देगी उससे संबंधित कि आप सचमुच में जी, बन ही जाएंगे। अगर आप बिल्कुल, लेखन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपको बहुत सारे लेखकों से मिलवा देगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सकारात्मक रूप में देखा जाए तो आप एक सही यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी धारदार तलवार है कि जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात, सही है। लेकिन वही है कि अगर आप गलत, आपके थॉट प्रोसेस गलत वे में जा रहे हैं और आपने जी, गलत कंटेंट देखना शुरू किया, अब उसे गलत कहते हैं, गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ अलग होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा होता है जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को आपको मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होने देता है। तो जी, जी, वो या चीज फिर वो गलत है, इतना डेवलप कर देता है कि जो आपकी उम्र के लिए शायद है ही नहीं। नहीं है, हानिकारक होता है। तो अगर जी, आप उसे देखते तो बस उससे बचाना, ये एक मतलब पेरेंट्स का या टीचर्स का हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों को ये चीजें सिखानी जरूरी है कि आप देखें, लेकिन कुछ ऐसा देखें जिसमें आपका पैशन, जिसमें आप पैशनेट हो, जो हम्म, आपको अच्छी लगती हो, तो अपना पैशन ढूंढना और फिर उससे रिलेटेड आप अपना कंटेंट ढूंढें और उसे देखें। और उस पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ये एक अच्छी राह है। बहुत कुछ आसान हो गया है, अगर हम देखेंगे एआई आने के बाद भी आप अपना बिजनेस खुद क्रिएट कर सकते हैं। जी, आप लिखना है, आपको बहुत सारे ऑडियंस मिल सकते हैं, आपके पास खुला मंच है। हमने बहुत करेक्ट, मतलब मैं अगर देखूं तो लिखती मैं पहले भी थी, लेकिन 2020 के बाद लिखना शुरू किया और उसे सोशल मीडिया में डालना शुरू किया। उसके बाद ऐसे साहित्य के एंजल्स मिलना शुरू हो गए कि जिन्होंने सराहना शुरू कर दी, पुरस्कार देने शुरू कर दिए, और मुझे समझ में आ गया कि मेरी राह यही है, मुझे इसी जी, से संबंधित कुछ करना है। और मेरे हाथ वाह, वीएफएक्स लगा और मैंने एक एक तरह से कहा जाए कि एक एनजीओ खड़ा कर दिया मैंने साहित्य के लिए। सिर्फ जी, वाह, दम पर, मतलब आप वन मैन आर्मी बनकर भी काम कर सकते हैं अगर आपके अंदर बिल्कुल, काम करने बिल्कुल, की बिल्कुल, लगन है। क्योंकि हर चीज अवेलेबल है बिल्कुल, आपके पास, चैट जीपीटी है, और इससे चैट जीपीटी से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं कि आपको वो अवेलेबल कर रहा है हर चीज। आपको कोई जी, असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, कोई टीम मेंबर रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू जी, अलोन जी, योर वर्क। आज जी, का समय ऐसा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये बस यही है कि आप उसे किस रूप में लेते हैं। हाँ लेखन जी। के दौरान आपके लिए भाषा की सरलता महत्वपूर्ण है या शैली की गहराई? हाँ, तो मैं इस बात को दो शेर से समझाऊंगा। जी। राइट। कि ये मेरा लिखा हुआ शेर है हम्म। कि तिफल सी चाहत लिए बैठे हैं इंतजार में, अब मुअल्लिम से हरफ रंजिश कहें भी तो कैसे। ठीक है। हम्म। अब ये जो शेर है, ये बात कर रहा है कि आप तो बच्चे सा बैठे हैं, तिफल सा बैठे हैं कि आ, तिफल सी चाहत लिए, कि बच्चे सी चाहत लिए बैठे कि हमें कोई कुछ सिखा दे। अब मुअल्लिम से हरफ रंजिश कहें भी तो कैसे, मुअल्लिम सिखाने वाला, और हरफ रंजिश की जो आपकी शिकायत है वो उससे कहें भी तो कैसे कि हम तो तेरे इंतजार में बैठे हैं, तू हमें सिखा दे आके। ठीक है। अब ये एक तरीका है बात कहने का। हम्म। और अब मैं आपको जॉन एलिया साहब का एक शेर सुनाता हूँ। उसमें है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। अब हम्म। आप इसमें देखिए कि मैंने एक जगह खालिस उर्दू का प्रयोग किया। हम्म। राइट, बात मेरी भी गहरी है और बात उनकी भी गहरी है, हम्म। लेकिन मुझे अपनी बात से ज्यादा उनकी बात में वजन लगता है। क्यों? क्योंकि सरल होके भी गहरी बात कहना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए शैली, टेक्निकलिटीज उतनी नहीं मायने रखती जितना अपनी बात को सरलता से कह देना मायने रखता है, क्योंकि उसकी रीच बड़ी है। अगर आप ये कहें कि रेखता जाने वाले लोग, जानने वाले लोग कितने हैं, वो कम होंगे। क्लिष्ट हिंदी जानने वाले लोग कितने हैं, वो कम होंगे। लेकिन जो आम तौर पे बोली बोली जाती है, जिसको अमीर खुसरो साहब ने हिंदुस्तानी भाषा का नाम दिया, जिसमें पर्शियन, अरेबिक, हिंदी सब मिला के एक भाषा बनाई गई, जो आम तौर पे चलती भाषा है,
तो आई थिंक अगर उसमें आप बात करेंगे तो आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और जो चेंज लाना चाहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मुझे चाहिए कि किसी मेरे लफ्ज जो हैं किसी के जिस्म में रूह का काम कर जाएं। तो अगर ऐसा चाहिए तो आई वांट कि भाषा के टेक्निकलिटी पे इतना ध्यान ना दिया जाए कि आप सही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो वर्ड सही है कि नहीं है। हाँ, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए जो भी आप बात करें। तो जितना सरल रखेंगे आई थिंक आपकी रीच उतनी बढ़ती है। तो मेरा मानना ये है मैम। जी जी। आई थिंक मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाया ये शायद। बिल्कुल 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 सही, मैं तो समझ चुकी हूँ, अभी ऑडियंस समझेंगी जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी समझ ही जाएंगे कि आप जो कहना चाह रहे थे, कि ये जी बात बहुत जरूरी है कि समझा पाना किसी को, जी समझा पाना मतलब उस तक पहुंच जाना, शब्दों की जी खलिल ना आए, जो कहते हैं कि मतलब वो रुक ना जाए वहां कि अच्छा इसका अर्थ क्या है, कहीं वो रोड़ा बन जाता है। और लेकिन जो वो समझता है उसके लिए कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल समझ बिल्कुल बिल्कुल। हम हमें जानना है कि हमारी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमें किस तरह से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस वजह से लिखते हैं क्योंकि वो जानते हैं, नो डाउट उनकी जी पहुंच है उन शब्दों तक, लेकिन सुनने वालों की जी पहुंच नहीं है। तो आप एक उस लेवल पर रहेंगी और ऑडियंस नीचे लेवल पे रहेगी, तो वो ऑडियंस को जी मजा नहीं आएगा। तो ये बहुत बिल्कुल जरूरी है कि आप अपने मतलब एक कहते हैं वक्ता के लिए बहुत जरूरी है कि अपने श्रोताओं के साथ मेलजोल बनाकर रखे। जी जी जी। और मुझे ये लगता है कि हमें चाहे पता हो या ना पता हो, एक हर इंसान के अंदर एक ईगो होती है जो वो पहला थॉट ये आता है ये तो पता है, राइट। एक वो अंदर से आपकी आवाज आती है कि, और अगर नहीं भी पता होगा उसको तो वो झिझकेगा वो बात जानने के लिए कि वो है क्या। तो मैंने थोड़ा टाइम पहले ये कोट पढ़ा था कहीं कि बी इन द रूम वेयर यू आर द डम्बेस्ट। तो ये एक्नॉलेज करना ये बात कि आप कई जगहों पे बहुत डम्ब हो, वहीं से आपकी लर्निंग की शुरुआत होती है। बात होती है। कि और अगर वो आपने ये बात, जान लिया कि इसे मैं आपको थोड़ी सब सी पता है तो रूढ़ी आप रुक गए भाषा में हैं। कहूंगी, मैं रूढ़ी भाषा में कहूंगी कि एड़ा बन के पेड़ा खाने में ज्यादा समझदारी है। जी जी। समटाइम आपको कई इफ यू जगह, नो, डोंट शो दैट यू नो, बिकॉज हो सकता है सामने हाँ वाला ना जानता हो। हाँ, और हो सकता है सामने वाला आपसे बड़ा हो, सामने वाला आपको कुछ सिखा जाए, तो आप अपनी बिल्कुल सीख बंद कर रहे हैं ये सोच के कि आपको सब पता है। करेक्ट। तो बी इन द रूम्स वेयर यू आर द डम्बेस्ट। ऐसी जगहों पे रहिए, ऐसे लोगों से मिलिए जहाँ से आपको सीखने को मिले। तो आपकी ग्रोथ वहाँ होनी लाजमी है। और इसीलिए आई थिंक सरल भाषा में अपनी बात कहनी ताकि लोगों तक पहुंच जाए, उन्हें समझ में आ जाए, उन्हें ये हिचक ना हो यार इसने क्या बोल दिया, वो पता नहीं पूछने आपसे आए या नहीं आए कि मैं ये समझा या नहीं समझा। तो अगर अपनी बात को आप सरलता से कह सकते हैं, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर है लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी समझ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो बात आपको समझ में आ गई है और बिल्कुल आप चाहते हैं कि वो दूसरे समझें, तो आई थिंक सरलता भाषा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने कि मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब चीज हर चीज जी को नहीं पता होती है। जी तो और किसी के सामने आप खोल कर रख रहे हैं कि आपको ये चीज पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं, तो जी इसका मतलब है कि आपके अंदर का जो बहाव है ज्ञान का वो सही जा रहा है, वो मतलब लोग पीना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं उस जी चीज जी को। जी जी। और जहां लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद ये समझेगा कि इसको नहीं आता है, जज करेगा, तो वो वहीं रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो नहीं जानना चाहेगा आपसे। तो जी मैम। ये बनना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने देखे हैं कि जितने भी लोग बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं, वो हमेशा एक लदे हुए फल की तरह झुके हुए रहे हैं, इसीलिए वो हम्म, पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। अपनी व्यक्तित्व में ये चीजें भी शामिल करना बहुत जरूरी है, अगर आप श्रोताओं के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ शामिल होना जी मैम। चाहते जी। हैं। तो सर, कई नई रचना पर कार्य शुरू करते समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अह, इसको इस तरीके से समझें कि अगर मैं कभी कुछ जबरदस्ती लिखने बैठता हूँ हम्म, तो बहुत अटकता हूँ। हम्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं लिख पाऊंगा, हम्म, क्योंकि मैं जबरदस्ती बनावट कर रहा हूँ। हम्म, मैं बुन रहा हूँ कोई ऐसी चीज जो उतरी ही नहीं है अंदर। तो बुन कैसे पाऊं? तो वो शब्दों का चयन गलत होगा, लिखना तो शुरू कर दूंगा लेकिन मैं
नहीं शेयर करूंगा उससे, क्योंकि वो आधा ही बना रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐसा जो मैं महसूस कर चुका हूं, जो बीत चुका है, जो जिसने अंदर हिलाया है थोड़ा मुझे, या हंसाया है मुझे किसी भी तरीके से, कि वो अंदर फूटा है, चाहे वो गुस्से में गुस्सा फूटा है, चाहे आंसू फूटे हैं, चाहे हंसी आई है, या कोई एक मेजर इमोशन बाहर निकला है किसी चीज के अंदर जाने पे, जब तक वो मैं महसूस नहीं कर लूंगा तो मैं उसको शब्द नहीं दे सकता। और कई बार तो ऐसी चीजें अंदर आती हैं जिसको आप शब्द देना चाहो, महसूस होने के बाद भी मैं शब्द नहीं दे पाता हूँ। तो वो एहसास तो अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं मेरे से, जो ऐसे एहसास महसूस किए हैं जिनको मैं शायद शब्दों में बयां भी ना कर पाऊँ। कुछ ऐसे एहसास भी हुए हैं, हम्म। पर वो जो मैं महसूस कर पाया हूँ, वो शब्दों में उतारना मेरे लिए आसान रहता है, क्योंकि शब्द फिर मीडियम एक बहाना बन जाते हैं बस उस इमोशन को बाहर निकालने का। वरना वो अंदर अंदर फूटता रहेगा मेरे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा अंदर, मैं परेशान रहूंगा, घर हम्म। वाले परेशान रहेंगे कि क्या हो गया, पागल हो गया ये आदमी। तो हाँ। वो कैफियत बहुत होती है जो मैं अपनी बीवी को कई बार नहीं समझा पाता हूँ, हाँ। हाँ। कि मैं क्यों ऐसा हूं, मैं क्यों चुप हो गया हूँ, क्योंकि वो बाहर गुबार नहीं निकल रहा है। हम्म। वो हम्म। अंदर ही कहीं अंदर अटक अटक गया है। तो जब तक शब्द दे के उसे बाहर नहीं निकाल दूंगा तो शायद मैं नॉर्मल नहीं हो पाता हूँ। तो मेरी प्रक्रिया यही है जी, कि कुछ अंदर फूटा है, उसे बाहर निकालना है। बाहर निकालना है, कुछ उगा तो है। वो केतली का ढक्कन बंद रहता है जब तक, तो हम्म। अंदर वो नीचे से गैस चल रही है और वो बुलबुले उठे जा रहे हैं और स्टीम बने जा रही है, जब तक उसका आउटलेट नहीं आएगा तब तक कहानी खराब रहती है। तो वो स्टीम, हम्म। केतली और वो पानी उबलना वो बहुत जरूरी है मेरे लिए कुछ भी लिखने के लिए। बिल्कुल। मैंने इसी पर एक लिखा था, एक लाइन, मतलब एक पूरी कविता लिखी थी, लेकिन कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ जी। उग उग रहा है मेरे मस्तिष्क में, जब तक हम्म। मैं इसे काट ना लूं मुझे मत रोको। अ, और जब बहुत तक बढ़िया। मैं अपने मन की बात सब तक पहुंचा ना दूं मुझे मत रोको, ऐसे करके मैंने काफी लिखा था। वो कविता जी है जी जी। अपनी स्वरचित, तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक आता है, वो कभी भी आ सकता है, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे दिन के 4 बजे हो, चाहे दोपहर में आप घूम फिर रहे हो और अचानक से वो क्लिक हो गया आपके दिमाग में, और उसी जी समय जी। अगर आपने नोट कर लिया तब तो बहुत अच्छा निकल कर आ जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें लिख लेंगे। लेकिन अगर वो मिस कर दिया तो फिर आप ढूंढते भी रह जाएंगे कभी कभी, याद नहीं कि क्या था, वो बहुत अच्छा था लेकिन मैंने लिखा नहीं उसे, पकड़ा नहीं मैंने उसे। जी। और कई बार मेरा जाती मानना ये भी है कि जो ख्याल आपके साथ रह जाता है ना, जैसे आपने कहा कि कभी 12 बजे आया, कभी 2 बजे आ गया सुबह, कभी 3 बजे भी आ जाता है, कभी दोपहरी में आ गया, हम्म। तो अगर वो मिस भी हो जाता है ना, और हम्म। वो ख्याल आपके अंदर है, हम्म। तो वो दोबारा आएगा। हाँ, वो वो आपको आएगा मौका दोबारा देता है हम्म। कि मैं आ गया हूँ, बनाओ कुछ। बना के तो, सही तो बात है। मेरे ठीक। साथ हुआ है ऐसा काफी, कि जी। वो ख्याल मेरे से मिस हो गया, मैं नोट नहीं कर पाया, आधी नींद में हूँ, जो भी है वो ख्याल चल रहा है, लेकिन मैं सो गया। हम्म। और 1 डेढ़ 2 दिन बाद वो दोबारा उतरा किसी ना किसी तरीके से, कुछ ऐसा वाकया दोबारा हुआ। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ एक बार, 2 3 बार, कई बार हुआ है ऐसा। हम्म। सॉरी मैम। हाँ जी। जी। तो आई थिंक उसमें मेरी आप फोटो थोड़ी आपको उर्दू नजर आ रही उर्दू के शब्द बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो ये तालीम कहाँ से हासिल की आपने? है। जी, ये जाएगा मेरे ख्याल से 1950-60 में कहीं ये वाकया, हम्म। क्योंकि मेरे जो आप इतने दादाजी हैं, पुराने हैं? हाँ मैं पुरातन हूँ। अच्छा। ये मेरी सोल तो पुरातन है, और आई थिंक जो लर्निंग है वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे, हम्म। हम्म। आ, हम रिफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो अच्छा। पाकिस्तान से उस टाइम पे निकाले गए थे, जब हम्म। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था, तो हमारे दादाजी वहां से आए थे। हम मियाँ वली के रहने वाले थे। हम्म। मियाँ वली से हम जम्मू कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर से हम मेरठ आए। हम्म। मेरठ में फिर एक कहीं जगह रहे, फिर कहीं जाके अपनी पक्की रिहाइश बनी, तो फिर तब से मेरठ में ही है। हम्म। पर उर्दू का घर में दादाजी की वजह से चलन था। हम्म। तो दादाजी, क्योंकि मियावली में थे, तो लिखा पढ़त सारी उनकी उर्दू में थी, हम्म। बातचीत उर्दू में और पंजाबी में हुआ करती थी। हम्म। और घर में जब तक दादाजी जिंदा रहे, तब तक घर में उर्दू का अखबार आता था। हम्म। दादाजी ने जितने लेटर लिखे वो उर्दू में लिखे। हमसे जो बातचीत होती थी तो वो हिंदुस्तानी भाषा में होती थी, जिसमें उर्दू का प्रयोग वो करते ही करते थे। हम्म। और जितना हिसाब किताब, वो बिजनेस वाले आदमी थे, तो जितना हिसाब किताब होता था वो भी उर्दू में होता था। तो आई थिंक उर्दू का जो पहला टच पॉइंट है वो दादाजी है। जबकि
हमें आपको पता नहीं चल रहा कि वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, लेकिन जो घर की वो बोली थी पड़ता है। वो उनसे बात करने में हम्म, उर्दू में ही, या वो लफ्ज अपने आप आते थे आते थे, आते उसके। हैं। जी जी, तो वहां से शुरुआत हुई है मेरे उर्दू जानने की। लेकिन मेरे पास बोलना जो शुरू हुआ है वो शायद एक तो लिरिक्स के चक्कर में थोड़ा बहुत, और कॉरपोरेट जॉब में एक एक शख्स से मुलाकात हुई थी। हाशिम साहब थे वो। जिस कस्टमर के लिए हम काम करते थे उनको लैंग्वेज सपोर्ट भी देते हैं। हम्म, तो पाकिस्तानी कस्टमरों के लिए जो कॉल सेंटर था, उस कॉल सेंटर में उर्दू में बात होती थी। हम्म, तो हमने वो देखा कि वो उर्दू में बात कर रहे हैं, अब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो मैंने हाशिम साहब के पास गया। मैंने कहा साहब मुझे आप सिखाएंगे क्या? ध्यान रख ले, तो हाँ। उन्होंने थोड़ी बहुत जब जितना हम बैठते थे 8 घंटा ऑफिस में, जो उनको टाइम मिलता था ब्रेक में, उनके साथ चाय पीना, उनसे समझ लेना। हम्म, तो ऐसे वहां से शुरुआत हुई। फिर हम्म, जब लिखना शुरू किया तो रेखता करके, जो संजीव जी हैं जिन्होंने रेखता की शुरुआत करी है, आई थिंक बहुत बढ़िया मीडियम है रेखता। अगर किसी को उर्दू का जानना है, शायरों से मुलाकातें करनी है, तो आई थिंक रेखता बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको सिखाने के लिए और सीखने के लिए। तो आई थिंक कुछ रेखता का भी जाता है। बाकी मैं उतनी ही उर्दू यूज करता हूँ जितनी जितनी समझ में आ जाए। मैं कोई सीख नहीं रहा हूँ किसी से फॉर्मली। तो चलती फिरती उर्दू है अपनी भी, जितना समझ में आ जाता है उतना बोल देते हैं मैम। जी, इतना ही जी, मेरे जी, साथ भी। नहीं, बोलने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आ जाता है, कुछ कुछ कहीं कहीं शब्द नहीं समझ में आते, लेकिन लिखा जी। हुआ तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो ये क्यों एकदम, मतलब जैसे कि उर्दू बोलने में हिंदी जैसी ही है। जब जी वो जी जी जब बहुत सारे शब्द जैसे प्रोनाउन वगैरह है वो हम अपने ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ लिखावट बिल्कुल अलग है। तो ये क्या हाँ चीज है, जबकि मतलब जैसे अभी हमारे ही भारत में तमिल है या मलयाली है, ये साउथ की जो लैंग्वेज है, मतलब ना सुनने में समझ में आती है, देखने में तो समझ में ही नहीं जी आती है जी कि क्या है। जी जी जी। लेकिन उर्दू का ये किस तरह का कनेक्शन है हिंदी के साथ? जैसे जैसे मैंने कहा कि वो हिंदुस्तानी भाषाओं में मिक्स हो जाती हैं। आई थिंक जो जो व्याकरण है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। आई हम्म, थिंक खाली नुक्तों नुक्तों का फर्क है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अब जहाज होता है, हम्म, हम्म, जहाज नहीं होता, राइट? तो कहाँ जा लगेगा कहाँ जा लगेगा, उतना फर्क है। अब कई शब्द तो उर्दू में नहीं है, जैसे जहाँ शब्दों नहीं का है, भी। जहाँ करके नहीं है वहाँ, तो वहाँ हिंदी ही आएगी। तो हम्म, बहुत मेरे को लगता है बहुत अच्छा मेल है ये। हम्म, दोनों भाषाओं का इतना अच्छा मेल है कि एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट के लोग तो बहुत खुश होंगे अगर सब कोई ऐसा बात करना शुरू कर दे तो। बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये आधी आधी जी जी। अधूरी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये समझे कि जैसे एक के ऊपर दूसरा अगर लग जाए तो वो मजबूत बन जाता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल इनको बिल्कुल। आधा कर दिया जाए तो ये अधूरी है, तो मतलब इनकी जान, पूरी नहीं हो हाँ सकती। इनकी जान आधी हो जाएगी, सही आज बात आधी है। हो जाएगी, तो ये कह सकते हैं कि इस बात को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए इन दोनों ही कंट्रीज जी में, कि ये जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो एक जी दूसरे जी से जी लड़ जी। रहे हैं, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये एकता अगर बन जाए तो ये लैंग्वेज पूरे देश में राज कर लैंग्वेज की तो सकते लड़ाई हैं। मेरे ख्याल से है ही नहीं उस तरफ, क्योंकि रेख्ता जो जो वर्ड है, वो रेख्ता जिसको उर्दू कहते हैं, हम्म, रेख्ता उर्दू सिनोनिम है। हम्म, आई थिंक लखनवी भाषा है उर्दू। हम्म, अगर अगर उस तरीके से देखा जाए, थोड़ा हिस्ट्री में भी जाया जाए, तो जितनी मेरी पढ़ाई कहती है वो यही है कि लखनवी भाषा है हम्म, उर्दू का। ऐसा कोई पाकिस्तान इंडिया वाला कोई वो है ही नहीं। हम्म, और मैं अभी आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक मुशायरे में गए थे अभी, हाफिज साहब आए हुए थे, जहाँ की मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ अभी। शायरी का अड्डा करके एक सिंगापुर में कार्यक्रम शायरा हुआ जिसमें तहजीब हाफिज साहब थे। हम्म, तो हाफिज साहब के सामने एक शब्द निकला, पश्चाताप। हम्म। और वो इतना उनको प्रभावित कर गया है वो वर्ड, कि कह रहे मैं इसके ऊपर गजल लिखूंगा। अच्छा, तो उन्होंने तो पहली वो बार सुना था? पश्चाताप, हाँ उनको पश्चाताप करके वर्ड, कई बार उन्होंने मुझसे पूछा कि सही प्रोनाउंसिएशन बताओ, क्योंकि वो पश्चाताप हम्म, पश्चाताप कुछ हम्म, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने, अब मैं वही कह रहा हूँ, अब हाफिज साहब जैसा काबिल शायर, आला दर्जे का शायर, हम्म, जो जो हजारों दिलों में अब राज कर रहे हैं इस वक्त शायरी को हम्म। लेके, वैसा आदमी आपसे कह रहा है कि मुझे ये शब्द सीखना है। शब्द सीखना है। तो एक तो ये महान महान लोगों की जी, जी। बातों में आ जाती है ये बात, कि वैसा आदमी आपसे कह रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदी और भाषा आई थिंक बॉर्डर में ना ही बांटें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम ये हमने वो तो बटी खैर। भी नहीं है, वो बटी भी नहीं जी है, जी मुझे जी। लगता है। हाँ जी। इनको सीखना है वो सीखते ही हैं। और ये भाषाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, और भाषाएं एक माध्यम है बातों जी को का आदान प्रदान करने का।
और ये बिल्कुल। भाषाएं बॉर्डर से कहीं ऊंची हैं, बहुत ऊंची। बहुत ऊंची है। इनका कोई मतलब इनकी सीमा नहीं है, ये बिल्कुल पक्षियों की तरह है कि जी वो जी कहीं जी। से भी कहीं पर भी जा सकती हैं। और आई एग्री मैम। ये एक सुंदरता है, पूरे विश्व की सुंदरता है भाषाएं। और कई इनको नापना कि ये उच्चतर है, ये कमतर है, ये बिल्कुल मूर्खता है, बहुत बड़ी जी मूर्खता है। जी 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 जी। और ये उसी तरह से है कि जैसे एक गुलाब का फूल, एक कमल का फूल, दोनों अपने आप में पूर्ण है, और दोनों की अपनी अलग अलग सुंदरता है, वो किसी से भी कम नहीं है। तो उसी तरह इस पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं, वो सब अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि भाषा का बहुत ज्यादा संबंध होता है वहाँ की संस्कृति और वहाँ के पानी से। तो जी जब नदी बह रही है तो वही नदी का पानी तो वही है, जीवन ही दे रहा है, और वो भाषाएं बना रहा है। तो ये एक तरह का क्रिएशन है जो सृष्टि के जी द्वारा रचा गया है। तो इसमें जी कोई कमेंट करना इस तरह का कि कोई कमतर या उच्चतर मतलब है, ऐसा है ही नहीं। जी इस जी जी बात को जी। समझना बहुत जरूरी है। लोग अगर इस पर कमेंट भी करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जी। जीवन की किस अनुभव ने आपके लेखन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ये जो सवाल है, हम्म। ये भी कोविड से रिलेटेड है। हम्म। क्योंकि कोविड में एक वाकया ऐसा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, पर जब लोगों से बात करी मैंने, जो जो इस बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, हम्म। तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि आउटर बॉडी फीलिंग, एक एक यू हैड एन आउटर बॉडी मूवमेंट और आउटर बॉडी एक्सपीरियंस। तो मैं खुद को महसूस कर पा रहा था कि मैं अपने आप से जुदा हूं। मैं वहां अपने आप को, क्योंकि शायद मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है। कैसे? उस लम्हे में मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। कोविड से? जो शायद मैंने, ये वाकया मैंने अभी लास्ट जो शोर हुआ था उसमें सबको सुनाया था। हम्म। उस इस जो मेरी रचना है, इसका नाम है रूह की कहानी, रूह की जुबानी। हम्म। तो एक एक्सपीरियंस हुआ था ऐसा जहां मुझे ऐसा लगा कि मैं हूं नहीं हूं। मैं अब रहा नहीं हूं, मैं अलग हो चुका हूं और मैं अपने आप को देख रहा हूं होते हुए वो सब। हम्म। तो आई थिंक वो दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मी, कि तो क्या कुछ है वो नहीं। कोई जैसे बीमारी हो गई थी, ये उसकी बात कर रहे हैं, या नहीं, एक अनुभव था मैं आपका? हम्म। मेरा अनुभव था, मैं कोई एक्टिविटी, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे कोविड के अंदर, तो मैं जिम किया था। हम्म। मैं आई वाज जस्ट वर्किंग आउट इन होम। वो हम्म। वर्कआउट खत्म करके मैंने पानी पिया है, थोड़ी सांस ली, और मेज पे आके बैठा हूँ। हम्म। और मेज पे मैंने, पता नहीं क्या हुआ, that मुझे लगा मैं हेड डाउन कर लूं, और मैं हेड डाउन करा, मैं उठा नहीं। एंड हम्म। देन आई सॉ कि मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। हम्म। तो हम्म। अब ये कमाल बात है, शायद ये उल जलूल बात भी लगे बहुत लोगों को, नहीं क्योंकि नहीं मेरे लिए नहीं, भी मैं आज तक ये उल विश्वास जलूल कर, बात है। मैं ट्रस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप पर। मेरे लिए भी आज तक ये उल जलूल ही बात है, क्योंकि मैं, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं वो उसको। समय आपकी अवेकनिंग का था सर, तो आपने बहुत सारे अनुभव किए, तो ये भी उनमें से एक अनुभव था। हो सकता है मैम। वो बताना तो चाहते होंगे कि आप ये शरीर नहीं हो, आप एक हाँ। अलग हो, आप सोल हो। तो अब सोल जी के जी लेवल जी पे काम करना शुरू करना है, इसलिए जी। वो तो शायद आपका। शायद वो एक मूवमेंट था मैम, जो हम्म। जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। और उसके बाद शायद मैं अब खुद को भी इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। हम्म। इस दुनिया को तो लेता ही नहीं हूँ, हम्म। समाज को बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ मैं। हम्म। और शायद जो मेरे अंदर जो आनंद की भावना है, वो शायद उस पल के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं बहुत खुश रहता हूँ। हम्म। अ, और कम फर्क पड़ता है मुझे चीज़ों से। मुझे बहुत कम चीज़ें हैं ऐसा जो बॉदर करती हैं। तो तो बहुत ही कम। आप मर्म जान रेयरली ऐसा। चुके हैं जीने का। हाँ, आपको, तो आई थिंक, हाँ, है ना, आप तो समझ मैम चुके वो, हैं कि जीवन एग्जैक्टली exactly है क्या, और मुझे कहाँ पे अपनी एनर्जी लगानी है और कहाँ पे जी एनर्जी तो नहीं लगानी है, जहाँ पे वेस्ट ना हो जाए। जी जी, तो शायद शायद वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर, युवा पीढ़ी को हिंदी साहित्य से जोड़ने के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? नॉट इवन हिंदी साहित्य, मैं कहूँगी साहित्य से जोड़ने के लिए। जी, मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप से जुड़ें पहले। हम्म। आप अपने आप को जानें, क्योंकि जब अपनी खोज शुरू होगी ना, तो आप सही दिशा में अपने आप भागेंगे। अभी हम बहुत जगह भटके हुए हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि
दौड़ना ही सीखे थे तो दौड़ते रहे फकत, गोल दुनिया थी तो खुद से मिल के सब फिर थम गया। जब आप खुद से मुलाकात के लिए भागेंगे तो आपके अंदर से सवाल उठेंगे, और उन सवालों के जो जवाब हैं वो सिर्फ साहित्य में पड़े हैं। आप इंग्लिश साहित्य पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, आप उर्दू पढ़िए, पर्शियन पढ़िए, इटालियन पढ़िए, रोमन पढ़िए, आप कहीं से भी उठा लीजिए कुछ भी, आपको आंसर मिलने तभी शुरू होंगे जब आपकी खोज सही होगी। तो आप अपने आप को खोजना शुरू करिए, और आप पाएंगे कि आपको आंसर सारे बुक्स में ही मिलेंगे कहीं ना कहीं जाके। और वो बुक्स आजकल हर हर तरीके से अवेलेबल है, आपको किताब उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया खोलिए, उसमें आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं। आप शॉर्ट फॉर्मेट्स में एप्स आ गई हैं जिन पे बुक्स अवेलेबल हैं, जो आपको समराइज करके बता रही हैं 15 मिनट के अंदर कि सार क्या है। तो जिस तरीके का भी आपका आपका माहौल बने, जिस तरीके से भी आप पढ़ना चाहें, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, सब अवेलेबल है। लेकिन शुरुआत आपको अपने आप से जानने से करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल वहीं से आएंगे और सवालों के आंसर आपको साहित्य में मिलेंगे। तो साहित्य से आप बच नहीं सकते अगर आप अपने आप को बिल्कुल खोजना शुरू कर। बिल्कुल, मैंने भी यही देखा है कि चाहे लोग कोई भी फील्ड में चले जाएं, आर्ट ले ले, साइंस ले ले, या चाहे डॉक्टरी कर लें, चाहे एस्ट्रोनॉट, जो भी बनना है वो बन जी जाए, लेकिन फाइनली एक उम्र के बाद ना वो साहित्य से जुड़ ही जाते हैं। क्योंकि जी जब वो जी जी अपने आप को जान जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जो आत्मा है परमात्मा से जब कनेक्ट हो जाती है और आत्मा सवाल पूछना शुरू करती है, तो जी परमात्मा जवाब देना शुरू करता है। और वो किसी भी वे से दे सकता है। हो सकता है कि कोई आपसे मिले और बात करे और आपको बहुत सारी आपके सवालों का जवाब दे जाए। आपको किताब जी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप कोई फिल्म देख रहे हैं और आपको वहां से जवाब मिल जाए। इस तरह की भी चीजें शुरू हो जाती हैं जब आप अपने अंदर से सवाल पैदा करते हैं, तो आपको जवाब जी देना यूनिवर्स शुरू कर देता है। जी। जी जी तो ये सही बात कही आपने बिल्कुल, कि सबसे पहले आप अपने आप को जानें, और आप जब आप अपने आप को जानना शुरू करेंगे और जो भी प्रश्न निकलेंगे उनका उत्तर आपको मिलना ही मिलना है। और बिल्कुल। सब कुछ अवेलेबल है। जी। तो एक बड़ी अच्छी, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने एक किताब लिखी थी फकीरा, और उसमें जी लिखा बहुत सारी फकीरा से रिलेटेड मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, जिसमें से एक कविता की दो लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंगाल हम फकीर नहीं, कंगाल ये दुनियादारी है। अच्छा। तो हाँ, स्टार्ट ही यही किया था, और फिर उसके बाद मैंने काफी वाह। चीजें उसमें शामिल की थी कि जो कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, सबसे बड़ा भिखारी है, क्योंकि वो धन समेट कर बैठा है। और कंगाल हम फकीर नहीं, कंगाल ये दुनियादारी है। कि हमें जी अब हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि बहुत जी लिया, अगर लेके जाना चाहो तो ले जाओ भाई हमें, जी हम जी रेडी जी हैं। जी तो जी यू आर एवर रेडी। मतलब जी आप जी इस जी चीज से बंधे नहीं हो। आप जैसे आपने कहा कि अब मुझे समाज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं अपने ही आनंद में हूँ। तो जब इंसान इस अवस्था में आ जाता है, तो मतलब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि भाई वो जो काम करवाना चाहे करवा ले मुझसे, मैं तैयार हूँ। वो लेके जाना जी। चाहता है ले जाए, मुझे मुझे गम नहीं है। राइट। हाँ तो वो चीज के ऊपर मैंने काफी सारी लिखी थी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको वो किताब जरूर बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल मैम, तब बिल्कुल। पढ़ेगा। तो ये फकीरों नाम मैंने आपसे भी जुड़ा हुआ देखा, तो ये इसकी क्या कहानी है? आई थिंक कारण यही है जो आपने अभी बताया, जो अभी 4 लाइनों में खूबसूरती से पेश किया है। क्योंकि था फकीर ही जो मन में था हम्म। शब्द। हम्म। कि फकीरी जो है वो कबीर साहब का एक दोहा है, जहां से ये बात समझ में आई थी हम्म। कि हद हद टपे सो औलिया, हम्म। बेहद टपे सो पीर, हम्म। हद अनहद दोनों टपे, वाको नाम फकीर कबीरा, फकीर। वाको नाम फकीर। फकीर। तो फकीर फकीर बहुत दूर की बात है, और बहुत ही करीब की बात भी है। जी। तो वो उतना ही बड़ा है जितना अंदर है, जितना छोटा है उतना ही है वो। तो मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड से बहुत परे है, और रहता इसी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। जी। इस चकाचौंध के अंदर रह के भी जो वहां पहुंच जाए, जो अपने आप से कनेक्ट हो जाए, परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, वो फकीर है जो हद अनहद दोनों टप जाए। तो वाह। वहां से आया था, इसलिए अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि इस नाम से लिखेंगे। जी। जी। तो यही कहानी है मैम, छोटी सी इसकी, क्योंकि हम्म। ये बात समझ में आई थी कबीर साहब को पढ़ने के बाद। जी। बिल्कुल, मुझे दो वर्ड समझ में आए थे। मन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मन मतलब इंसान, सबके पास मन है। भगवान हम्म ने उसे मन दिया है, मन से मानव बना होगा शायद। और वही फकीर ही हम्म हैं सभी। मतलब लोग समझने लगते हैं जब जुड़ जाते हैं यहाँ की चीजों से, तो वो अपने आप को उससे काउंट करने लगते हैं कि मेरे पास ये मटीरियलिस्टिक चीजें आ जाएं तो ये मैं ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, जबकि अमीरी उसे यहाँ पे अनुभव भोगने से मिलता है।
हम्म। मेरी वही है कि मैंने तुझे वहां पहुंचाया है, तूने क्या बटोरा? कुछ लेके आ हाँ। पाया तू यहाँ पर? अब वो जो बटोर रहा था, अगर वो चीज यहीं छूट जाती है तो वो तो लॉस में ही है बिल्कुल। क्या बटोरा उसने? कुछ नहीं बिल्कुल। अब बटोरा। वो हाँ। ये ये तो सबको पता ही है ना कि खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जी जी। राइट। लेकिन लेकिन उसके बावजूद ये पता नहीं लोग कितनी बार ये बात सुन चुके होंगे हाँ। आ, अपने अपने घर वालों से, दोस्त यारों से। हम्म लेकिन लेकिन समझना नहीं चाहते शायद अभी हम। हम्म राइट। क्योंकि क्योंकि उस लेवल पे आप सोच नहीं रहे हो, आप हम्म वहां पहुंचना नहीं चाह रहे हो, तो वो इंडिविजुअल पे आके बात रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप से बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने आपके खुद के साथ वक्त गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन के बिना अपने आप को आप नहीं जान सकते। नहीं जान सकते। चेताया जा सकता है आपको, जिसके लिए साहित्य इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल आपको अपने आप से करने पड़ेंगे, और जब अंदर से जवाब मिलेंगे तभी आप इस तरफ आएंगे। बिल्कुल। वरना हाँ। तो वो जो जगह लेकिन भर का अगर फर्क आप है ना। भटकते रहेंगे तब तक, जब तक आपका टाइम भी नहीं आता है, वो खुद बुलाता हाँ है, मुझे ऐसे लगता है। जी वो खुद जी आपको जी, मे टच भी करवाता है, क्योंकि हो उसके सकता है, हाथ हो में सकता सब है। कुछ है। और वो मैंने तो ये जान लिया है कि, और हमें लोग बड़ा मूर्ख कहते हैं पहले। हाँ। बाद में जब हम ज्ञानी बन भी जाते हैं, मतलब जानने लगते हैं चीजों को, हम समझाना भी चाहें दूसरों को, तो लोग कहते हैं अरे ये फिर भी वही चीज है, अभी भी कुछ नहीं बदला है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमें तो बहुत कुछ मिल चुका है। मेरे साथ ऐसा हुआ जी है कि मतलब मैंने फिर समझाना बंद कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, जाने दो, जो चीज मुझे मिली है मैं शायद समझा नहीं सकती हूँ किसी को। सो जी बेहतर है कि मैं ही उसी में आनंदित रहूं, और मैं ही उसमें जी डुबकी लगाऊं। और जो भी है मैं लिखती लिखती हूँ, और लिखने से जो चीजें मेरे अंदर है वो निकल जाएंगी। किसी को वर्बली बताना, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाकर मैं अपने पति की ही बात करती हूँ, कि जैसे मैंने कविता लिखी, तो मैं उनसे कहूंगी कि आप सुनेंगे? हाँ हाँ, रुको थोड़ी देर में सुनता हूँ मैं, थोड़ा ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। फिर मैं उन्हें जबरदस्ती बिठा के सुनाऊंगी, सुन लेंगे, हाँ कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये उस लेवल पे मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, और वक्त चाहिए थोड़ा सा। और जी मैं जी अभी जी। अकेली ही हूँ, और मुझे शायद ठीक है, मुझे इसी में रहना है। तो मैं खुश हूँ, ऐसी बात हो जाती ये 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 सेम वाकया मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि कई बार मुझसे लोगों ने पूछा है कि यार आप लिखते हैं पर आपकी बीवी का क्या रिएक्शन रहता है इन बातों पे। है। हम्म तो उस पे दो लाइनें कुछ ऐसी लिखी थी कि मेरा लिखा हम्म मेरी दिल रुबा, हम्म ना अच्छा कहे ना कहे बुरा। हम्म कि मेरा लिखा मेरी दिल रुबा, ना अच्छा कहे ना कहे बुरा, या तो मुझ पे बहुत यकीन है या वो इश्क मुझसे अब ना रहा। एग्जैक्टली। तो दोनों में से कोई तो बात होगी मैम। नहीं नहीं, वो भी ऐसे कि मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुम ऐसे ही लिखा करो, तुम बहुत वो। लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कतरा जाते हैं। मतलब मुझे समझ में आ जाता है, उन्हें लगता है कि शायद इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जी जी इतना जी जी। इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर मेरी वाली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लेती हैं, और कई बार उनके जो फीडबैक होते हैं वो बहुत कामगार आते हैं मेरे को। तो मैं कई बार जो रिविजन्स करता हूँ वो उनके 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 बताए हुए उस पर भी कर देता हूँ। तो हाँ थोड़ा बहुत तो उनका थोड़ा हो बहुत जाता इंटरेस्ट है। अब आ गया है इतने साल लिखने के बाद। जी। जी। सर, आपके आगामी साहित्यिक प्रोजेक्ट या योजनाएं क्या हैं? बैंड से रिलेटेड मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा बैंड आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे पहले वहां पर आपने बनाया था? आ, सी मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ। हम्म चाहे वो बैंड हो मेरा खुद का, चाहे मैं किसी और के लिए गाने लिख रहा हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माध्यम कोई भी हो सकता है बात पहुंचाने का। चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे मैं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, चाहे सरल भाषा का, चाहे मैं उसको लिरिक कर रहा हूँ, में कर रहा हूँ, या नॉर्मल नज्म कह के, या कोई कहानी लिख के। तो माध्यम कोई भी हो, मैं हर एक चीज के लिए ओपन हूँ। मैं कई कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करता रहता हूँ। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में हो गया हो, और उसमें इंग्लिश की डिमांड होती है तो इंग्लिश में लिख देता हूँ जितनी मुझे आती है। फिर मेरे पास दो तीन शॉर्ट स्क्रिप्ट भी लिखी हुई हैं कहानियों की, 15-15 मिनट की शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई हैं। तो माध्यम कोई भी हो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं सब चीज़ों के लिए ओपन हूँ। चाहे फिर मुझे स्टेज पे जाके बोलना हो तो। बट ये है कि हाँ, जो अंदर है, जो बात कहनी है, वो किसी तरीके से बाहर निकल जाए। तो मैं हर एक चीज़ के लिए ओपन हूँ मैम। जी। और पुस्तकें आप छपवाने की उसमें कितने मतलब जो भी आपने लिखा है उसकी कोई पुस्तक बनानी है, छपवानी है? मैं मजाक में अपनी बीवी को कहता हूँ कि अगर मैं मर गया और मेरी किताब ना छपी
तो ये मेरा सब पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके पासवर्ड तुम्हारे पास हैं, हम्म। किताब तुम छपवा देना। तो मैं मैं कई बार सोचता हूँ कि बनवा लूं। मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हैं कि तू लिखता है तो करवा ले, कुछ पब्लिश करवा ले। हम्म। मैंने कहा कि मैं, अगर मुझे मेरा काम मुझे खुद को पब्लिश, और एक एक शायर साहब है, विनीत पंची साहब, हम्म। देहरादून के शायर हैं, हम्म। बट ही इज नॉट जस्ट अ शायर, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एक जय हिंद प्रोजेक्ट करके चलाते हैं। अ, और काफी काफी काम कर रहे हैं जय हिंद प्रोजेक्ट पे, और लिखते बहुत अच्छा हैं। हम्म। मैं बहुत ही कम ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको, जो आर्ट से भी संबंधित हैं और बिजनेस को भी बहुत अच्छा जानते हैं। तो उनका एक वाक्य मेरे मेरे अंदर घर कर चुका है कि अगर तुम्हें अपना ही पैसा खर्च करके अपनी आर्ट को पब्लिश करना पड़े तो तुम्हारी आर्ट बेकार है। तो एक एक ये वाक्य था उनका। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं उस लेवल तक नहीं आ पाया कि कोई मुझे कहे कि जी मैं आपकी बुक छापता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बुक छापूंगा खुद, लेकिन मैं पहले देखना चाहता हूँ कि क्या मैं वहां पहुंचता हूँ या नहीं। तो बुक राइटिंग का हिसाब वहां पे है मैम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई जी। बात नहीं। जी। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि यही बात मैंने अभी कल की ही फिलहाल बात है। मेरे बच्चे बैठे हुए थे, मेरे पति भी बैठे हुए थे, तो मैं नोट में मोस्टली मेरी आदत है कि जो भी मैं लिखती हूँ वो नोट पे मैं लिख लेती हूँ। जी। तो मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ मेरा नोट चेक करिएगा। और इतना कुछ मटेरियल है कि आप एक बुक बनवा दीजिएगा मरने के बाद जी। मेरे। जी। जी। क्या कह रहे थे कि कहते हैं ब्लास्ट हो जाएगा, इतना सारा तुमने उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने हाँ कहा जी। ब्लास्ट नहीं होगा, वो रहेगा उसमें। जी। ना। तो ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि लेकिन ये कहूंगी मैं कि आप इतना इंतजार ना करें कि पब्लिश कोई और करवाए आपके लिए। मतलब अब समय आ गया है कि आपके पास अगर इकट्ठा हो गया है मटेरियल, तो आप पुस्तक बनाएं और उसे छपवाएं, विमोचन हम करवा देंगे, आप चिंता ना करें। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सर, अब हम एकदम अपने अंतिम चरण में साक्षात्कार के पहुंच चुके हैं, और आखिरी प्रश्न है कि वीएसएस सिंगापुर के दर्शकों और हिंदी प्रेमियों के लिए आपका संदेश क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट संदेश जो है वो तो ये है कि ओशो साहब की एक स्टेटमेंट है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये बहुत चीजें सॉल्व करता है बहुत छोटे से बातों में। अंग्रेजी में है कि लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट्स अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। तो प्लीज जिंदगी जिए आप, सिर्फ जीवित ना रहें, जिंदा रहें। अपने अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए अपने आप से, खुद को जानिए। तो आई थिंक दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने ये ओशो जी की बात जो कही वो मैंने शायद सुनी है कहीं। और उन्होंने कहा था कि ये एक घटना है, ये जो जीवन है ये अकस्मात घटने वाली घटना है, और हम्म, आपको वो घटित कहीं पर भी हो सकती है आपके साथ। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। उसको महसूस करिए, बिना महसूस किए आगे निकल गए तो मतलब आपने उसे नहीं जिया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप कभी कभी बात करते करते किसी से, जो लोग कहते हैं ना कि हम एक सुख, मतलब हम उसे महसूस कर पाए, तो वो जी। बहुत सारे क्षेत्र में है और वो एक घटना है, वो घटती जी। है। जी। राइट, तो और उस चीज को महसूस मोटी करें। मोटी बात, बहुत मोटी बात बोली है आपने, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। हम्म। अगर आप कर रहे हैं तो वो कार्य बन गया है। कार्य बन गया, वो तो करना आप नहीं कर ही था। नहीं सकते, ध्यान में बिल्कुल। आप घटित होते हैं, ध्यान घटित घटित होता होते है। हैं। आप बिल्कुल। ध्यान कर ही नहीं सकते। तो ये ये इस मुखालते में ना रहें कि ध्यान करने बैठेंगे आप, करने बैठ। करने बैठेंगे तो वो कार्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये घटता है और ये घटना ही एक जो कहते हैं परम सुख का एहसास जी। दिलाता है। तो जी। वो तो चीज इसलिए कह बहुत। रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट्स अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। इस ख्याल के साथ आप रहें। जी बिल्कुल, आपसे बातचीत करके हिमांशु जी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लगा कि मैं एक मतलब अपने ही जैसे इंसान से बात कर रही हूँ, और जी। एक सेम स्टेट लेवल पे, कि जिस तरह से आपने अपनी बात कही और कहानी बताई अपनी, आपके जी। आवेदन की और आपके लेखन की, और ये बहुत कुछ मिलता जुलता था मुझसे। और शायद यही एक गॉड का संदेश होता है कि आपको अपने ही जैसे लोगों से मुलाकात करने का हाँ।
एक मौका देता है। तो वो आज मौका मैंने महसूस किया आपसे बात करके। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। और सर, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आगे आपके आगामी भविष्य के लिए। आप अपनी पुस्तक भी छपवाएं और आप अपना बैंड भी क्रिएट करें। आपके अंदर जो भी ठीक है। इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को आप पूरी करें, और ठीक। हमसे जुड़े रहें। और आपका हमारे मंच तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। हृदय से आभार। धन्यवाद धन्यवाद। जी, शुक्रिया।